हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। उसके जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए हुए थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस का। आज के हम लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि जो थ्योरी हमने कवर की है उससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और हम उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम देखते हैं ना, तो ना किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का पहले तरीका यही होता है कि हम देखें कि उसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो वो ऑप्शन रीड करते हैं कि क्या बोल रहे हैं ऑप्शन। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। सेकेंड, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। Third, inner membrane is convoluted with infoldings, and fourth is mitochondrial matrix contain single circular DNA molecule and ribosome। तो अगर आप ये जब ये चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको तो पता चलेगा कि जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा, कि ये हमें इनकरेक्ट दिया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम होंगे वो एम्बेडेड होंगे आउटर मेम्ब्रेन पे, बट ये नहीं होता। जैसे हमने ये, अगर आपने ये थ्योरी देखी तो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे कि मान लो मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इनर वाली मेम्ब्रेन होगी, ये वाली इनर मेम्ब्रेन होगी और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन होगी। और इनर मेम्ब्रेन को आप देख रहे हो मैंने फोल्डिंग में ही बनाया है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है और इन फोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के जो एंजाइम होंगे ना, वो आउटर वाली मेम्ब्रेन में नहीं होते, वो इनसाइड होते हैं, यहाँ पे अंदर वाली साइड होते हैं। हम बोल सकते हैं इनर मेम्ब्रेन पे चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है, जो चेन होती है। तो ये बोला आउटर मेम्ब्रेन पे होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट कहते हो इनकरेक्ट दिया हुआ है और बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिए हुए हैं और इन दोनों कॉलम्स को हमें क्या करना है, आपस में मैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, सिस्टर्नी। हम इधर वाली साइड से पढ़ लेते हैं, जो हमें सही लगेगा ना वो हम मिला देंगे यहाँ पे। जैसे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और साइटोस्केलेटन में हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एंड इंटरमीडिएटरी फाइबर्स होते हैं। तीन तरह के मैंने बताए थे आपको कि 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं साइटोस्केलेटन को। तो इसका तो हो जाएगा डी, तो डी का फर्स्ट होना चाहिए। डी का फर्स्ट हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो यानी थर्ड एंड फोर्थ तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर अब देखते हैं सेकंड, इन फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो फोल्डिंग होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, उसे क्या बोलते हैं? ये भी हमने देखा था, क्रिस्टी बोलते हैं इसके। तो सी का क्या जाएगा, सेकंड। सी का सेकंड इसमें है और इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तो हमें मिल ही गया फर्स्ट। अब 2 और बच गए, उन्हें देख लेते हैं। फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक, जो फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट में इस टाइप के कुछ हमें सैक्स देखने को मिलते हैं, फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक, उन्हें हमने क्या बोला था, थाइलेकोइड। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या हुआ, सिस्टर नहीं होगा। इस टाइप की हमने स्ट्रक्चर्स बनाई थी और ये एनसीईआरटी में भी इनको मार्क किया हुआ, ये क्या होते हैं, सिस्टर नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया साइंटिस्ट के नेम से, कि मॉडल का नाम दे दिया कि फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था, तो वो किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। और अब ये तो हमसे आप ये पूछा कि किसने प्रपोज किया था, साइंटिस्ट पूछ लिया, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेट करता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल कौन से ऑर्गेनल को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था, तो ये किसके लिए दिया गया था, सेल मेम्ब्रेन के लिए। ये किसको एक्सप्लेन करता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल किसके स्ट्रक्चर को बताता है, हमें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। और ये दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन ने। रुडोल्फ विर्चाउ को भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। श्लाइडर एंड श्वान को भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, बट जेकोब और मोनार्ड को हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, ये भी हमारे आगे आएंगे बट इस चैप्टर में नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शन को देख के, ये तो डायरेक्ट मतलब हम बोल सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। तो क्या था ये हमने पढ़ लिया कि फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन उसमें धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, तो ये हम सब कुछ जानते हैं, ये हमने लेक्चर में देखा हुआ है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो वो पहले प्रीवियस से लेक्चर लगाएगा मेरे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें पार्टिसिपेट करता है। हम बोल सकते हैं इसके फंक्शन से क्वेश्चन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा बैक्टीरिया की। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाएगा। फैटी एसिड ब्रेकडाउन। और फोर्थ ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड।
तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है जो सही हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल। जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होती है वो कौन बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्योंकि हमने देखा था कि ये मान लो क्या है, ये न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के साथ ही कौन सा सेल ऑर्गेनल अटैच होता है, इससे उसकी आउटर मेम्ब्रेन से वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में हमने कौन सा ऑर्गेनल देखा था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता था, जो प्रोटीन यहाँ पे रफ ईयर ने बनाई थी उसे एक्सेप्ट करता था, यहाँ से लेता था और उसको क्या करता था, पैकेजिंग करता था और सेक्रेटरी वेसिकल्स बना के उनको बाहर सिक्रेट करता था। तो ये फंक्शन किसका था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। मतलब ऐसा हमें पेयर बताना है ऑर्गेनल्स का जिसमें डीएनए नहीं है। तो डीएनए होता किस में, हमने देखा था न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में देखा था हमने डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए। और हमने किस में देखा था, प्लास्टिड में यानी क्लोरोप्लास्ट में देखा था, इसमें भी डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट इसके अलावा जो भी हमने देखे थे सेल ऑर्गेनल्स उसमें किसी में हमने डीएनए नहीं देखा। ना ही हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई डीएनए का मॉलिक्यूल देखा था, ना ही हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, लाइसोसोम में, वैक्यूल में, किसी में नहीं देखा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में तो है बट लाइसोसोम में नहीं है। तो बट हमें पेयर ढूंढना है ना, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल में नहीं होता, बट पेयर नहीं है। लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये पेयर हमें मिल गया क्योंकि लाइसोसोम में भी डीएनए एब्सेंट है एंड वैक्यूल में भी डीएनए एब्सेंट है। तो ये दोनों कंटेन नहीं करते डीएनए को। फिर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ में देखोगे तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया दिए हुए है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका हमारा सही आंसर होगा। अगर आप ये देख रहे हो क्वेश्चन को, ये कहीं ना कहीं कोई प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि अगर हमने थ्योरी को ढंग से पढ़ा है, एनसीईआरटी को ढंग से रीड किया है, हमने समझा है एनसीईआरटी को, अपने कंसेप्ट को क्लियर किया है, तो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। क्योंकि हमने जब लेक्चर को देखा था, हमने जब मतलब पहले चैप्टर को जब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, तो हमने सिर्फ ऐसे 3 सेल ऑर्गेनल देखे थे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्या था, डीएनए प्रेजेंट था। और कोई भी हमने ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं देखा जिसमें डीएनए प्रेजेंट हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ईजिली हमसे सोल्व हो जाएगा। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है हमसे। एक ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी होती है कि नोट कई बार क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता, हम ऑप्शन गलत मतलब गलत समझ लेते हैं क्वेश्चन को, और हमारा जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। अब इसका ऑप्शन रीड करते हैं, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मतलब लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, ठीक है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। हमने डिस्कस भी किया था, अराउंड कितनी होती है पीएच, 4.5 to 5 तक होती है ना, और ये पीएच कैसी थी, एसिडिक ही थी। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ओके। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ तक की लाइन ना सही थी कि पैकेजिंग से बनेगा, बट पैकेजिंग होगी किस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे क्या लिखता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखता ना, तो ये भी ऑप्शन सही होता। बट हमसे नोट करेक्ट पूछा है, तो एक ऑप्शन तो ऐसा होगा ना जो गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया उन्होंने। अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता यहाँ पे तो ये ऑप्शन भी क्या था, हमारा राइट होता। बट फिर अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर ये सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिनस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने, थियोडोर श्वान ने, श्लाइडे ने या एरिस्टोटल ने। तो ये तीनों तो जो साइंटिस्ट हमने डिस्कस किए हैं, किस में, सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में तीनों साइंटिस्ट को डिस्कस किए हमने। और रूडोल्फ विर्चाओ को किस में डिस्कस किया था, इसीलिए ना कि इन्होंने क्या दिया था, ओमने सेलुला सेलुला दिया था। क्योंकि जो पहले सेल थ्योरी दी थी श्वान ने और स्लाइडर ने, वो इनकम्प्लीट थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी कि नई सेल कैसे बनेंगी। तो बाद में 1855 में हमने ये भी देखा था, 1855 में कौन आया, रूडोल्फ विर्चो आया, और उसने ये बताया कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही बनेगी। न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वही क्या करेगी, आगे डिवीजन करके नई सेल को बनाएगी। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, रूडोल्फ विर्चाउ ने। ये क्वेश्चन ना पहले आया हुआ एग्जाम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना हम 2-3 लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। आप देखोगे आगे कि यही सेम क्वेश्चन है, बट उसको कैसे लैंग्वेज को चेंज करके वो पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8, मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज। मतलब क्या बोलता है कि एक सिंगल mRNA है,
ये सिंगल mRNA बनाया और उस पर हमने क्या किया, बहुत सारे राइबोसोम को अटैच कर दिया, मैनी राइबोसोम। और फिर ये क्या कर रहे हैं, ऐसे करके प्रोटीन बना रहे हैं, बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं प्रोटीन की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पढ़ा था हमने ये मिलता किस में, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में? मैम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा ये हमें। और क्या बोला था इसको, पॉलीसोम बोला था, पॉलीसोम बोला था या फिर क्या बोला था, पॉलीराइबोसोम भी बोला था। दो नाम दिए थे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो पॉलीसोम ऑप्शन चला जाएगा। प्लास्टिडोम और ये न्यूक्लियोसोम और पॉलीहेड्रल बॉडीज, यहाँ पे कोई इनका मतलब हम बोल सकते हैं लिंक ही नहीं है यहाँ पे। ये डायरेक्टली मतलब हम बोल सकते हैं कि डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा, मतलब एक डेफिनेशन दे दी, बताओ इसको क्या बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन सेम ऐसे कैसे उठा के दी उन्होंने। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किस पे अटैच होते हैं, टेलोमियर ऑफ क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम और काइनेटोसोम ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले तो अब ये क्रोमोसोम आया है सब में, और ये जो दिए हुए हैं ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के पार्ट दिए हुए हैं। हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था क्रोमोसोम का, बनाया था ना। और मैंने बताया था कि ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे तो क्या बोलते हैं, हम टेलोमियर बोलते हैं। ये तो क्या था, टेलोमियर था। और ये बीच में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसे हमने क्या बोला था, सेंट्रोमियर बोला था। और सेंट्रोमियर पे दोनों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हमने क्या बोला था, काइनेटोकोर बोला था, काइनेटोकोर। और ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर हो जाएगा। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करती है ना, तो ये जब ऐसे क्रोमोसोम होते हैं तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है उससे जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं ना वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, काइनेटोकोर। किससे अटैच होंगे, काइनेटोकोर से अटैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। अब इसमें देखो क्या पूछा, सेल वॉल को पूछा गया है और किसमें, फंजाई में, कि किससे मिलकर बनी होगी, उसका मेजर कंपोनेंट पूछा है। जब हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि सेल वॉल अलग अलग हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म में अलग अलग थी। जैसे फंजाई में किसी और से मिलकर बनी हुई थी, प्लांट की जो सेल वॉल थी उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट था। जब एल्गी की सेल वॉल देखी थी तो उसमें हमने कुछ और भी चीज़ें देखी थी, कुछ मिनरल्स थे, ग्लैक्टन्स था, मैनन्स था। तो ऐसे ही हमें स्पेसिफिक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फंजाई से, तो फंजाई की सेल वॉल किससे थी, काइटिन से। सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज तो हमने किस में देखे थे, प्लांट में देखे थे। बट हमसे यहाँ पे पूछा गया फंजाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, काइटिन से मिलकर बना होता है फंजाई का सेल वॉल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन के ऑप्शन में था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसमें, लाइसोसोम में। राइबोसोम तो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसका यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, लाइसोसोम जाएगा। कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो कौन सी पीएच पे वर्क करते हैं, एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which helps in the maintenance of cell shape is called। डायरेक्ट एनसीईआरटी का डेफिनेशन उठा के दिया हुआ इन्होंने कि फिलामेंट हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, और किस में हेल्प कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं सेल की शेप को। तो क्या होगा, साइटोस्केलेटन होगा। मैंने बताया भी था कि जैसे हमारी बॉडी को हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हम बोलते हैं मेंटेन करके रखता है, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है हमें, कि जिससे हमारी पूरी बॉडी का एक शेप आता है। उसी तरह से एक सेल के पास में भी क्या होता है, उसका एक साइटोस्केलेटन होता है। वो मिलकर किससे बना होता है, फिलामेंट प्रोटीन, मतलब फिलामेंट्स होते हैं कुछ प्रोटीन के से मिलकर। तो जो क्या करते हैं, एक सेल को प्रॉपर शेप देते हैं, उसको एक हम बोलते हैं मूवमेंट में भी हेल्प करवाते हैं, और एक उसको प्रॉपर शेप एंड पोस्चर देते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, साइटोस्केलेटन। और आप ऑप्शन देख लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा लेमा, थाइलेकोइड का यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा। थाइलेकोइड तो हमने किस में देखे थे, क्लोरोप्लास्ट में देखे थे, तो क्लोरोप्लास्ट की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साइटोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये वापस से आ गया क्वेश्चन कि मैच द फॉलोइंग वाला आ गया, कि अब इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को। तो डिस्क शेप सैक इन गोल्जी एपेटस, गोल्जी एपेटस में जो डिस्क शेप थी ऐसे कुछ, उनको क्या बोला था हमें, सिस्टर नहीं बोला था। तो सी का क्या जाएगा, फर्स्ट। सी का फर्स्ट दो में ही दिया हुआ है, ये दोनों तो ऑप्शन ही कट हो गए। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है कि जल्द ऐसे क्वेश्चन ये इजी होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं जब 2-3 मैच हो जाते हैं ना तो ऑप्शन मिल जाता है। तो 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट हो गए। अब हमें देखो यहाँ पे डी का सेकंड दिया दोनों में, तो मतलब डी का कहीं ना कहीं सेकंड ही जाएगा। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन।
अब आगे देख लेते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेकंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या था, थाइलेकोइड था। ये जो हमने क्लोरोप्लास्ट में था उसकी जो फ्लूइड वाला पार्ट था उसे स्ट्रोमा बोला था, और उसमें से फ्लैटेंड जो सैक थे उन्हें क्या बोला था, थाइलेकोइड बोला था। तो ए का क्या जाएगा, थर्ड। ए का थर्ड इसमें दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो पहले कट हो गए थे ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो सेकंड और थर्ड में लड़ाई चल रही थी कि कौन सही होगा। तो जब हमने ऑप्शन नंबर ए को देखा तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है। प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे इजी मैं देखूँ तो एटीपी प्रोडक्शन हमें पता है कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। बी का थर्ड निकल गया आंसर। बी का थर्ड तो हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि एटीपी प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए तो इसे हमने क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस बोला था। पावर हाउस क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बन रही थी। एटीपी क्या होती है, एनर्जी होती है सेल के लिए, तो ये इसलिए पावर हाउस था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हु प्रपोज द सेल थ्योरी दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन 2-3 लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे पूछ लिया ओमिनस सेलुला ई सेलुला। अब वहाँ पे अब उसी क्वेश्चन को घुमा दिया कि किसने बताया ये कि जो नई सेल आएगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगी। तो विर्चाओ ने बताया था ये, जब सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया तो 1855 में किसने बताया था, विर्चाओ ने बताया था, रूडोल्फ विर्चाओ ने, कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसिस्ड इन, मतलब जो राइबोसोमल आरएनए है वो कहाँ बनता है। राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में, लाइजोसोम्स में और न्यूक्लियोलस में। अगर आपको याद हो जब हमने न्यूक्लियस को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर थी डेंस, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थी, और यहाँ पे एक्टिवली किसका सिंथेसिस हो रहा था, आरएनए का। और एनसीईआरटी में ये लाइन भी मेंशन थी कि जिनमें प्रोटीन ज़्यादा बनेगी उनमें न्यूक्लियोलस भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा कि राइबोसोमल आरएनए का एक्टिवली सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, मैं डायग्राम पे देख मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आप देखोगे कि एनसीईआरटी के डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कैसे देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैच विद दिस फंक्शन, मतलब फंक्शन से बताने। सबसे पहले तो ये देखो कि ये फिगर है किसका। यहाँ पे ऑप्शन में दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपैरेटस, दो दिए हुए ना, दो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दो गोल्जी एपैरेटस के, तो ये दोनों डायरेक्ट इकट्ठ हो गए। क्योंकि ये जो फिगर है एनसीईआरटी में किसके लिए मेंशन किया हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए मेंशन किया हुआ है, इसमें रफ को भी दिखाया हुआ है और स्मूथ को भी दिखाया हुआ है। तो गोल्जी एपैरेटस की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, गोल्जी एपैरेटस का तो अलग से ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। अब हमें इनका फंक्शन और मैच करना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, हाँ करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर राइबोसोम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो है, और ये रफ क्यों है, क्योंकि इस पर दाने दाने से लगे हुए वो क्या है, राइबोसोम है। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें तो सही लग रहा है। अब सेकंड और देख लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन कौन बना रहा था, ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा था गोल्जी प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है कि हमने प्रोटीन में शुगर को ऐड कर दिया, हमने कुछ मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस किए प्रोटीन में, और ये मॉडिफाई करने का काम, चेंजिंग करने का काम, पैकेजिंग करने का काम किसका था, गोल्जी एपैरेटस का था, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, वो सही होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है डायग्राम में, और जो फंक्शन है वो भी सही है कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थर्ड और फोर्थ को तो हमने ऐसे ही कैंसिल कर दी, क्योंकि फिगर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तुम गोल्जी एपैरेटस क्यों ही मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ, मतलब क्रोमेटिन या क्रोमेटिड जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। जब हमने उसको पढ़ा था न्यूक्लियस को, तो उसमें हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि वो दो फॉर्म में मिलता है। जब हमने डीएनए को पढ़ा था, मतलब वो क्रोमेटिन भी हो सकता है, क्रोमेटिड भी हो सकता है। तो हमने देखा था उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं। ये चारों चीज़ देखी थी हमने, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा जैसा कुछ डिस्कस करना नहीं, हमने प्रीवियस जब लेक्चर लिया था ना उसमें अच्छे से उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। अगर वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो लेक्चर लंबा बहुत हो जाएगा, फिर वो पहले लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ ना।
तो अब क्वेश्चन नंबर आगे डिस्कस करते हैं 19। अब इसमें भी क्या करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। अब सबसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनफोल्डिंग होती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अगर हम चैप्टर को ढंग से समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ईजी होता है, क्वेश्चन बनते हैं, फिर हमसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो अब ये क्रिस्टी हमने देखा था कि जो फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की, उसे क्रिस्टी बोलते हैं। तो सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट इसमें है और इसमें, ये दोनों ऑप्शन तो कट ही हो गए। देन हम देख लेते हैं थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड कहाँ प्रेजेंट थे, क्लोरोफिल में प्रेजेंट थे, सेंट्रियल और राइबोजाइम में तो नहीं थे। तो थाइलेकोइड कहाँ जाएंगे, क्लोरोफिल में। तो बी का सेकंड इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड और बेजल बॉडी कौन बना रहा था, सीरिया फ्रेजिला की, सेंट्रियोल बना रहा था। हमने देखा था सेंट्रियोल का फंक्शन क्या था, बेजल बॉडी बनाना, और न्यूक्लिक एसिड किसकी तरह बिहेव करते हैं, राइबोसाइम की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए ऑर्गेनल डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग इज, डिवॉइड का मतलब नहीं है, मेम्ब्रेन लेस बताए, मतलब ऐसा ऑर्गेनल बताना हमें जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल बताना है हमें, मेम्ब्रेन लेस। तो मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मेम्ब्रेन, मतलब कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, किसी में मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो वैक्यूल तो था, मतलब वैक्यूल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और इसको तो हमने स्पेशल नाम भी दिया था इसके मेम्ब्रेन को, टोनोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट कौन से सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं, वैक्यूल की, राइबोसोम। यस, राइबोसोम इज राइट ऑप्शन। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल था जो प्रोकैरियोटिक सेल में और एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में दोनों में प्रेजेंट था। इसका प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होने का रीज़न ही यही था कि इसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम में मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो वो प्रेजेंट था। तो राइबोसोम इसका आंसर जाएगा। लाइसोसोम एंड प्रोक्सिसोम में भी क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनमें सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, वन मेम्ब्रेन। इसमें भी वैक्यूल में भी वन मेम्ब्रेन मिलती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इसके तो मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम भी देते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किस पे बेस है, डायग्राम पे बेस है। तो आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी के डायग्राम पे भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, पहले क्वेश्चन रीड करिए हम। द फिगर बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को दिया हुआ है, विच पार्ट लेबल ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच विद दिस फंक्शन। मतलब पार्ट भी सही होना चाहिए और उसका फंक्शन भी सही होना चाहिए। पार्ट ए मैट्रिक्स, मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि हमने भी देखा था रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम बोल दो या रेस्पिरेटरी चेन सिस्टम बोल दो, इसके जो एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में नहीं होते, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में। तो ये गलत है। पार्ट डी के दी आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग। ठीक है, डी आउटर मेम्ब्रेन है, बट इसका फंक्शन मुझे सही नहीं लग रहा। आगे देखते हैं ऑप्शन, कोई अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कैसे। बी इनर मेम्ब्रेन इन फॉर्म्स ऑफ फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। अभी देखो बी इनर मेम्ब्रेन को ही मार्क किया हुआ है, और इसकी जो फोल्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टी ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बेटर है किससे, सेकंड से, क्योंकि सेकंड में फंक्शन सही नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेंगे हम मार्क इसमें, कि जो फोल्डिंग होती है उनको क्या बोला था, क्रिस्टी बोला था। और ये जो इस ऑप्शन में हमें बी दिया हुआ है ना, देखो इस डायग्राम में, ये जो बी वाला है वो इनर मेम्ब्रेन ही, जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको इनर मेम्ब्रेन ही है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका हम बोल सकते हैं थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, देखो अभी पूछ लिया, पहले तो हमसे पूछा था फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी थी, अब हमसे पूछ लिया एल्गी की। तो क्या था, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मेनन्स, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स, पैक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सेलुलोज था, ग्लैक्टन्स था, मेनन्स था, और हमने कुछ मिनरल्स भी देखे थे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी यहाँ पे होता तो ये भी सही होता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो वो राइट हो जाएगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पैक्टिन की, ये किस में होता है, प्लांट में होता है ये प्लांट की सेल होती है। बट हमसे पूछा स्पेसिफिक एल्गी का है, तो एल्गी में एनसीईआरटी में यही मेंशन किया हुआ है, ग्लैक्टन, मेनन्स, सेलुलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट को भी मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में। तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड को सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट देखनी, करेक्ट देखनी है, ये भी ध्यान रखना करेक्ट पूछे या इनकरेक्ट पूछे। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलियर विद पोलर हेड टुवार्ड्स द इनर पार्ट। ठीक है, लिपिड बाइलियर में होंगे, बट क्या उनका पोलर हेड टुवार्ड्स होगा या आउटसाइड होगा। हमने सेल मेम्ब्रेन को कुछ इस टाइप से बनाया था, आपको याद हो तो इनका जो पोलर हेड है वो आउटसाइड है, क्योंकि पोलर है तो वो पानी को प्यार करेगा, तो पानी होगा बाहर,
तो वो पानी को लाइक करता है, तो वो पानी की तरफ रहेगा। अगर अब हम इसे इनसाइड बना देते तो ये तो जो ये टेल है वो तो पानी को हेट करती है ना, तो वो स्ट्रक्चर सही नहीं होता। तो इसीलिए तो ऐसे अरेंज होते हैं कि पोलर हेड को बाहर रखते हैं, टेल अपने आप को बचाना चाहती है और वो अंदर होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे सही पूछे। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि फ्लूइड मोजेक मॉडल वो किसने दिया था, सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमसे सही पूछा था तो हमें ऑप्शन तो मिल गया हमारा, बट हम आगे और चेक कर लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नो, पैसिव नहीं होता, कैसा होता, एक्टिव होता है। पंप चाहिए होते हैं, पंप्स पढ़े थे ना हमने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये गलत है। प्रोटीन मेकअप ऑफ 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये ज़रूरी नहीं है कि 60 to 70% सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ही होगा, वो डिफ़र करता है, वो डिपेंड करता है कि आप किसके सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो। जब हमने एनसीईआरटी में डाटा दिया अभी वह किसके लिए, आरबीसी के लिए, उसमें 52% प्रोटीन को बताया, 40% आई थिंक उसको बताया, लिपिड को बताया हुआ है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल मेम्ब्रेन में हमें 60 to 70% प्रोटीन ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। और बेटर स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हम इसका सही आंसर मानेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सेल इज़, मतलब कोई भी सेल है उसमें जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ चलेगी। मेन एरिना क्या है एक्टिविटीज़ का, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है लाइन में कि जब जहाँ पे सेल का ओवरव्यू दिया हुआ है ना, शायद उसी पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है कि सेल का मेन एरिना जहाँ पे सारी रिएक्शंस चलेगी सेल की एक्टिविटी के लिए वो साइटोप्लाज्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या वो राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत ढंग से डिस्कस किया। अगर आपने लेक्चर देखे हैं ध्यान से तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर हमने लेक्चर को ढंग से देखा है तो हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर। जो हमने ये से बाइलेयर देखी थी कार्बोहाइड्रेट की थी क्या, कार्बोहाइड्रेट की तो नहीं देखी थी हमने बाइलेयर, तो ये ऑप्शन गलत है। फोस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, ये बाइलेयर प्रोटीन की है और इसमें बीच में फोस्फोलिपिड दसा हुआ है, ये भी गलत है। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फोस्फोलिपिड बाइलेयर, यस, जो ये बाइलेयर बनाई है वो किसके, फोस्फोलिपिड के, और किसके बीच बीच में क्या है, प्रोटीन है, तो ये सही है। और पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की तो हमने अभी कोई बात ही नहीं की, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिडल लैमिला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडल लैमिला किस में डिस्कस किया था हमने, सेल वॉल में। जब सेल वॉल वाला टॉपिक देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था ना मिडल लैमिला को, कि जो दो सेल के बीच में होता है उनको एडजस्ट, मतलब दो नेबरिंग सेल को क्या करता है, जोड़ के रखता है। सीमेंटिंग लेयर भी बोला था, तो ये किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फोग्लिसराइड से, हेमिसेल्यूलोज से, म्यूरेमिक एसिड से, या कैल्शियम पैक्टेट से। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हमने इसे देखा था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, बट मैंने आपको बोला भी था ये कि कैल्शियम ज़्यादा होता है किसी मैग्नीशियम से। अगर एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो हम किसको चूज़ करेंगे, कैल्शियम को चूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कैल्शियम पैक्टेट। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है, हमने देखा था ना किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन फिलामेंट से, कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रैन्यूल से, कैलोज डिपॉजिट से, या फिर सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल से। तो किससे था, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस आज के लेक्चर में कर लिया कि किससे मिलकर बने हुए फाइबर होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए फिलामेंट होते हैं या फाइबर होते हैं जो सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। करेक्टली किसको डिस्क्राइब किया हुआ है, करेक्ट देखना है, इनकरेक्ट नहीं देखना। राइबोसोम, those on chloroplast are larger 80s while those in cytoplasm are smaller 70s। नहीं, उल्टा नहीं लिख दिया। कैसे बोल रहे हैं कि मान लो ये साइटोप्लाज्म है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसमें तो यहाँ पे तो हमें 80s मिलेगा और यहाँ पे हमें 70s मिलेगा। ऐसा पढ़ा था हमने, इसका वाइस वर्सा पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें तो 70s होगा और जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें 80s होगा, तो ये गलत है। लाइसोसोम ऑप्टिमल एक्टिव एट पीएच ऑफ अबाउट 8.5, नो, ये तो बेसिक हो गया। लाइसोसोम बेसिक पीएच पे थोड़ा ना वर्क करता है, एसिडिक पे करता है। थाइलेकोइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यस, ये जो क्लोरोप्लास्ट है
उसमें ये फ्लैटेंड सैक जो हैं थाइलेकोइड, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जब रखे हुए हैं तो एक स्टॉक बन रहा है पूरा, तो इससे हमने क्या बोला था, ग्रेना बोला था ना, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ राइट। ऑप्शन नंबर फोर, सेंट्रियोल साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, नो, आरएनए सिंथेसिस सेंट्रियोल में थोड़ा पढ़ा था हमने, एक्टिवली कहाँ पढ़ा था, अभी क्वेश्चन देखा था ना, न्यूक्लियोलस में। देन ये भी स्टेटमेंट के गलत हैं, तो हमसे करेक्ट पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, ओके, मतलब ऑर्गेनल है उसके अंदर एक ऑर्गेनल है, ये किसके लिए बोला था हमने, राइबोसोम के लिए बोला था, क्योंकि राइबोसोम किस में मिल रहा था हमें, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल रहा था और क्लोरोप्लास्ट में भी मिल रहा था, जिसको हमने क्या बोला था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल किसको बोला था हमने, राइबोसोम को बोला था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन फिर से आ गया, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस फिलामेंट होते हैं, ये तो भी हमने देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ने हमने कितने सेल ऑर्गेनल देखे थे, 4 देखे थे। फर्स्ट कौन सा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्जी, थर्ड लाइसोसोम एंड फोर्थ वैक्यूल। तो इनको छोड़ के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, लाइसोसोम है यस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यस, पेरोक्सिसोम नो, वैक्यूल यस, तो नहीं है ना, पूछे नोट पूछे ना, तो पेरोक्सिसोम हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 32, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल कैप्ड इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, जब हमने सेल को पानी में रख दिया तो ये कैसे एक्सपेंड होगी या श्रिंक होगी, किस पे डिपेंड करते हैं, तो इसमें एक हमने सेल ऑर्गन पढ़ा था वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, ऑस्मोटिक जो हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को या ऑस्मोटिक हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, वैक्यूल जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होती है ना मेम्ब्रेन, वो बहुत थिन होती है, हमने पढ़ा था, तो वो क्या करती है, आयंस वगैरह के बैलेंस को बना के रखती है, तो इसलिए इसमें हेल्प कौन करेगा, वैक्यूल करेगा, ये किससे रेगुलेट होगा, वैक्यूल से रेगुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ए मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, लिपिड कहाँ बन रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट देखे थे, SCR एंड RER क्या बना रहा था, प्रोटीन, बट SCR क्या बना रहा था, लिपिड, तो लिपिड का मेनली सिंथेसिस कहाँ होगा, SCR में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल इज, एक्सक्लूसिवली किस में मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा, और वो होगा भी कैसे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, फेरोसोम, ग्लाइक्सिसोम, पेरोक्सिसोम या सेंट्रियोल, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। सेंट्रियोल में मेनली किस में मिल रहा था, एनिमल सेल में, और वो भी कैसा था, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, जो वैक्यूल होगी प्लांट सेल में वो कैसी होगी, लैक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होगी, नहीं, हमने तो इसका स्पेशल नाम भी पढ़ा हुआ है, लैक मेम्ब्रेन नो, इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेनिंग स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है मेम्ब्रेन बाउंड है, बट क्या लिपिड और प्रोटीन को स्टोर कर रही थी, नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, यस, हमने देखा था इसमें क्या मिलेगा, वैक्यूम में वाटर भी मिलेगा, कुछ हम बोल सकते हैं आयंस मिलेंगे जो एक्टिवली जाएंगे, इसमें सैप मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें हमसे क्या पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ हमने देखा भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना है ना, तो उसे पहले स्टेन करना पड़ेगा, बट क्लोरोप्लास्ट को स्टेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लार्जर होता है साइज़ में, तो हमें इजीली माइक्रोस्कोप से दिख जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, यस, दोनों ही कैसे थे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, तो दोनों में आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, इनर मेम्ब्रेन भी होगी। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थाइलेकोइड स्पेस बाउंड्री बाय द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन ही हमारा सही हुआ, ये रॉन्ग है, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन बाउंड है, दो डबल मेम्ब्रेन मिल रही है, बट ऐसे थोड़ी ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इनर स्पेस में भी हमें थाइलेकोइड देखने को मिलेगा, और उसमें भी हमें क्या मिलेगा, हम क्या लिखा हुआ है इसमें, हाँ थाइलेकोइड स्पेस देखने को मिलेगा,
दोनों में तो नहीं मिलेगा ना, बोथ लिखते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसे क्रिस्टी बोलेंगे, उसके फोल्डिंग, और यहाँ पे क्या चलेगा, एटीपी बनेगा। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। ये इसमें थाइलेकोइड देखने को मिलते हैं और इसमें हमें ऐसे क्रिस्टी और ये देखने को मिलता है। तो बोथ ही लिख दिए यहाँ पे, तो ये गलत स्टेटमेंट है और रोंग ही पूछिए हमसे। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, हाँ ये सही है कि दोनों को सेमी ऑटोनोमस बोला था हमने, तो ये करते हैं, मतलब डीएनए कंटेन करते हैं। तो मतलब हमसे रोंग पूछे ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो का राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो। हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, जो हमने पहले थ्योरी कंप्लीट की थी उससे रिलेटेड। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें। आप अपने कमेंट बता सकते हैं कि आपको और कैसे क्वेश्चन चाहिए, आपको क्या चेंजेस चाहिए क्लास में, कि आप चाहते हो कि मैम आप ऐसे पढ़ाओ तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप बता सकते हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जिससे मेरी जो भी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। थैंक यू।